गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जिस टाइम पे आप देख रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कक्षा 9 का अगला पोयम हिंदी का। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारे नागार्जुन जी के बारे में एक कविता लिखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, नागार्जुन जी के बारे में एक कविता लिखी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये इस समय तो भाई चैप्टर 10th है, ठीक। ये रहे उनके पिक्स, ठीक बच्चों। चलिए देखते हैं, फिलहाल इनके जन्म के विषय में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 23 जून 1911 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका सतलखा दरभंगा में हुआ था। पिता इनका रियल जो नेम है वैद्यनाथ मिश्र है। मृत्यु इनकी 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, अगर इनकी बात की जाए तो एक ऐसे कवि थे जो कि गरीबों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाते थे। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने दलित एवं शोषित वर्गों के लिए भी बहुत कुछ लिखा तथा बहुत से उन लोगों की आलोचनाएं की जो इनको प्रताड़ित करते रहे। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो इनका जो आज कविता हम देखने वाले हैं वो है बादल को घिरते देखा। जी हाँ दोस्तों, बादल को घिरते देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी हम इस कविता को। तो दोस्तों देखिए, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी झीलों की श्यामल शीतल अमल सलील में समतल देशों के आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तो दोस्तों ये रहा, थोड़ा इसको हम फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे आपका समय न बर्बाद हो। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनकी इस लाइन को हम ध्यान से देखेंगे कि दोस्तों इनका जो ये लाइन है कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए कि भैया प्रसंग क्या है। तो यहाँ पे प्रसंग जो चल रहा है वो हिमालय की सुंदरता के बारे में नागार्जुन जी वर्णन कर रहे हैं। हिमालय की सुंदरता के बारे में वर्णन करा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हिमालय की सुंदरता के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो अमल यहाँ पर वर्ड आ रहा है अमल। अमल यानी निर्मल, धवल, धवल यानी सफ़ेद, गिरी, गिरी माने पर्वत, शिखर माने पर्वत की चोटियों को शिखर कहा जाता है। बादल को घिरते देखा है यानी निर्मल सफ़ेद पर्वतों के चोटियों के ऊपर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। छोटे मोटे मोती जैसे, छोटे मोटे मोतियों के समान अतिशय शीतल वारी कणों को, अतिशय यानी बहुत ज़्यादा, शीतल यानी ठंडे, वारी यानी जल, कणों को यानी बूंदों को। तो छोटे मोटे मोती जैसे बहुत ही ठंडे पानी के कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। अर्थात ये है दोस्तों कि मान सरोवर के उन स्वर्णिम यानी उन सोने के जैसे उन सुनहरे कमलों के ऊपर भी हमने गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, तुंग यानी दोस्तों ऊंचे, तो ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलील में समतल देशों के आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त
तिक्त मधुर बिसंत खोजते रहे हंसों को तिरते देखा है। ये लाइन ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहे हैं कि ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें मिलती हैं। श्यामल शीतल अमल सलील में, तो सांवले शीतल अमल यानी निर्मल, सलील यानी नदी में समतल देशों के आकर, और समतल देशों के जो समतल प्रदेश हैं वहाँ से आकर पावस की उमस से, यानी पावस यानी गर्मी की उमस से, पावस यानी गर्मी की उमस से व्याकुल होकर तिक्त मधुर बिसंत खोजते। बिसंततु, यहाँ पे बिसंततु का है कमल नाल, तो तिक्त यानी कसीले, मधुर यानी मीठे, तो कसीले मधुर मीठे कमल नाल को खोजते हुए हंसों को तैरते हुए देखा है। ऐसे हंस दोस्तों जो कि तैर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि तिक्त मधुर बिसंत खोज रहे हैं। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, एक बार आपको फिर से ये दिखा देते हैं हम कि निर्मल सफ़ेद पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे मोटे मोती जैसे बहुत ज़्यादा ठंडे जल के कणों को मानसरोवर के सुनहरे कमलों के ऊपर गिरते देखा है। ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें मिलती हैं जो कि सांवली, मीठी और निर्मल और ठंडी नदियों में समतल देशों के जिन जो है मतलब हिमालय के ऊपर जो झीलें मिल रही हैं, जो नदियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर समतल देशों से आकर, समतल कई प्रदेशों से आकर पानी की गर्मी के कारण से आकुल व्याकुल, तिक्त यानी कसीले मीठे कमल नाल को खोजते हुए हंसों को भी तैरते हुए देखा है। ऐसा करते हुए उन हंसों को भी देखा है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या है। एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चीर अभिशापित बेबस उन चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह को छिड़ते देखा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाषा में अगर बात कर लूँ दोस्तों तो इसमें जो भाषा चल रही है वो खड़ी बोली चल रही है। क्या चल रही है? खड़ी बोली। तो कहीं कहीं पे हमें संस्कृत निष्ठ भी खड़ी बोली इसमें देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, रस हमारा यहाँ पे रस जो चल रहा है दोस्तों वो हमें हमारा श्रृंगार रस। कैसा रस चल रहा है दोस्तों? श्रृंगार रस चल रहा है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, तो रस हमारा जो है वो श्रृंगार है। गुण हमारा माधुर्य चल रहा है, और अलंकार हमें यहाँ पे रूपक अलंकार भी देखने को मिला। ऊपर हमें हिमालय में हमें मानवीकरण अलंकार भी देखने को मिल रहा है। अगली लाइन में देखिए, एक दूसरे से वियुक्त होकर, यहाँ पर ये जो वियुक्त दिख रहा है इसका अर्थ है दोस्तों बिछड़ कर। क्या है दोस्तों? बिछड़ कर। तो ये यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो बिछड़ कर है। तो अगर बात करें यहाँ पर बिछड़ कर की बात कर रहा है तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक दूसरे से वियुक्त होकर यानी अलग होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है, यानी एक दूसरे से बिछड़कर अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है, निशा काल के चीर अभिशप्त में, चीर मतलब बहुत पुराने, तो पूरी रात बितानी पड़ती है। तो इस निशा काल में बहुत पुराना श्राप लेकर बेबस उन चकवा चकई एक पक्षी होते हैं दोस्तों, तो उन्हीं के बारे में बात बोली जा रही है कि जिस तरीके से चकवा और चकवी एक दूसरे से अलग होकर पूरी रात बिताते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्हें बहुत पुराना कोई श्राप मिला है। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, और फिर सुबह होती है। रात में तो वो साथ में नहीं रह पाते, लेकिन वो जब सुबह होती है तो वो लोग फिर से साथ में हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ हो जाते हैं उस महान सरोवर के तीरे। और उस महान सरोवर यानी मानसरोवर के तीरे, जो उस मानसरोवर के तीरे है, वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं शैवालों की हरी दरी पर। शैवाल यानी आपने पढ़ ही रखा होगा दोस्तों, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, टेरिडोफाइट, बायोफाइट और एक थैलाफाइट।
तो वहीं पर एक हरीश सवाल होती है, तो वही हरीश सवाल जो होती है दोस्तों, उसी की दरी पर, उसी के ऊपर प्रणय कलह को, प्रणय कलह यानी प्रेम का कलह, प्रेम का झगड़ा, तो प्रेम क्रीड़ा को करते हुए भी वो दिखते हैं सुबह के समय पे, परंतु रात को वो क्या होते हैं, किसी श्राप की वजह से क्या हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं। ठीक, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली लाइन क्या है दोस्तों, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। कहाँ गया धनपति कुबेर। देखिए दोस्तों, कालिदास जी, यहाँ पे बात समझने में योग्य है कि यहाँ पर जो कालिदास हैं, कालिदास जी ने एक रचना करी है जिसका नाम है मेघदूत। क्या नाम है दोस्तों, मेघदूतम। उसमें उन्होंने यक्ष और यक्षिणी की कहानी बताई है कि किस प्रकार से यक्ष अपने प्रेयसी यक्षिणी को जो है एक मेघदूत भेजता है और उसे कई बातें प्रेम वाली बताता है। तो यहाँ पे उसी की बातें कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्णन, कि क्या कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गया वह धनपति कुबेर, कहाँ गई उसकी वह अलका, और कहाँ गई उसकी वह अलकापुरी, नहीं ठिकाना कालिदास के, नहीं ठिकाना है कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। जो हवा में गंगा जल को ढोता था उसका तो ठिकाना ही नहीं है, उसका तो पता ही नहीं चल रहा है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, मैंने बहुत ढूंढा परंतु उस मेघदूत का कहीं पर पता नहीं चला। कौन बताए यह यायावर, यायावर का अर्थ होता है इधर उधर भटकने वाला। कौन बताए यह यायावर बरस पड़ा होगा नहीं कहीं पर, यानी हो सकता है वह कहीं पर ऐसे ही इधर उधर भटकने की वजह से यहीं पर बरस पड़ा होगा। जाने दो, वह कवि कल्पित था, छोड़ो उसे जाने दो, हो सकता है कि वह कवि की कल्पना रही हो। ठीक, आगे देखते हैं, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश पर। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाशों पर, कैलाश शीर्ष पर, और मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा भीषण जाड़ों में क्या देखा है, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, और नभ को चूमने वाले कैलाश के जो है शिखर पर महामेघ को झंझानील से गरज भिड़ते देखा है। मैंने महामेघों को झंकार करते हुए और गरज कर भिड़ते हुए देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में, और दुर्गम यानी जो है जहाँ, दुर्गम यानी जहाँ पे चला ना जा सके, ऐसी बर्फानी घाटियों में शत सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर, सैकड़ों हजारों फुट ऊंचे शिखरों पर यानी चोटियों पर, अलख नाभि से, अलख यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, अलख नाभि से, नाभि यानी नाभि आप जानते ही हैं जो हमारे पेट के पास होती है, नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धवित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में, यानी जहाँ पे रहना चलना आसान ना हो, ऐसी बर्फानी घाटियों के अंदर सैकड़ों हजारों फीट ऊपर ऊंचे शिखर पर अलख नाभि उठने वाले, उतने ऊपर रहने पर, और जिसे देख ना सके जाए, ऐसे नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक यानी नशीली परिमल मतलब अपने ही मल यानी नाभि के अंदर एक मल होता है, यानी मल होता है किसके दोस्तों, हिरन के, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कस्तूरी। क्या कहते हैं, कस्तूरी। तो उसी कस्तूरी मृग के पास वो देखने को मिलता है। तो उसी परिमल से वह सुगंधित होकर क्या करता है कि वो घूमता रहता है, जगह जगह पे खोजता रहता है कि वो क्या महक रहा है। परंतु क्या होता है दोस्तों कि वो सब जगह तो घूमता है, क्योंकि भाई उसके नाभि में है, तो हर जगह पे उसको महकती रहती है, और बाद में जब उसे वो नहीं मिलता तो वो अपने ऊपर चिढ़ने लगता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कि कस्तूरी मृग को अपना परिमल वो हर जगह पे घूम के खोजता रहता है, और उसी के नशे में जो है इधर उधर दौड़ता रहता है। कौन, तरल यानी निर्मल, तरुण यानी जवान कस्तूरी मृग को अपने ऊपर चढ़ते देखा है। और ऐसा मृग भी अपने ऊपर चढ़ जाता है जब वो जगह जगह पे घूमता है, खोजता है, और उसे नहीं मिलता तो क्या होता है, वो चिढ़ जाता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर वर्णन भाई यहाँ पर हो रहा है इनके कविता का। अगली लाइन देखते हैं दोस्तों। अगली लाइन क्या है कि सत सत निर्झर निर्झणी कल मुखरित देवदारु कानन में। सत सत निर्झर यानी सैकड़ों
निर्झर यानी झरने, निर्झर यानी झरने जो कि क्या कर रहे हैं, कलकल की आवाज़ करके चल रहे हैं, जो कि कलकल की आवाज़ कर रहे हैं। और मुखरित देवदारू कानन में, देवदारू यानी देवदार का वृक्ष होता है, और देवदार के मुखरित, देवदार के वृक्षों में यानी में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। शोणित, यहाँ शोणित यानी रक्त के जैसे लाल के, तो रक्त जैसे लाल, धवल यानी सफ़ेद, भोजपत्रों में लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से छाई हुई, भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से अपने केशों को सजाए हुए। इंद्रनील की माला डाले शंख सिरीखे सुहर गले में, तो इंद्रनील की माला डालकर शंख के जैसे वह माला होती है, तो सुंदर गले में डालकर कानों में कुवलय लटकाए सतदल रक्त कमल वेणी में, और कानों में क्या कुवलय लटकाए हुए हैं, कुवलय लटकाए हुए हैं, और सतदल रक्त कमल वेणी में, और कमल के सतदल वेणी में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है वो किन्नर प्रदेशों का है कि जब किन्नर प्रदेशों में वर्षा होती है तो वहाँ पर किस प्रकार का दृश्य हो जाता है। ठीक दोस्तों, ये बताया जा रहा है। अगली लाइन में देखते हैं, रजत रचित मणि खाचित कलामय पान पात्र दक्षा संपूरित। तो रजत रचित यानी चांदी से बनी हुई, मणि खचित कलामय यानी मणियों से सजी हुई कलामय, पान पात्र यानी पीने के बर्तन में, द्राक्षासव यानी द्राक्ष माने अंगूर, आसव माने अंगूर का रस, पूरित यानी पूरा भरा हुआ है, तो पीने के बर्तन में अंगूर के रस भरे हुए हैं। रखे सामने अपने अपने, और सबके सामने अपने अपने सामने रखे हुए हैं। लोहित का अर्थ होता है लाल, चंदन का अर्थ चंदन की त्रिपदी पर, त्रिपदी यानी चौकी, यानी जो जिसमें 3 पैर हैं वो चौकी पर लोहे की, माफ़ करिए, लाल चंदन की त्रिपदी पर यानी लाल चंदन की तिपाई पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, नरम बिना दाग के, बाल कस्तूरी यानी कस्तूरी का बच्चा, के मृग छालों पर पलथी मारे, के मृग छालों पर पलथी मार करके, उस छाल पर पलथी मार करके कौन बैठा हुआ है, मदिरा रूढ़ यानी मदिरा के समान आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है। और उनकी मधुरमय आँखों वाले यानी नशीली आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर और किन्नरियों के मृदुल और मनोरम उंगलियों को मैंने बंसी पर फिरते देखा, यानी वो उन्हें बंसी बजाते हुए देखा है मैंने। ठीक दोस्तों, एकदम प्यार से। तो नागार्जुन की ये कविता यहीं पर हम इसका समापन करते हैं। ठीक, वीडियो कैसी है ज़रूर इसको कंटेंट में लिखिए और याद रखिएगा। अब वैसे भी दोस्तों अगर बात कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे फिर से आपको मैं बता दूं कि ये भाषा हमारा जो है खड़ी बोली चल रहा है, सांस्कृतिक खड़ी बोली है इसमें, और रस हमारा जो मिल रहा है वो श्रृंगार रस देखने को मिला। ठीक, प्रसंग मैंने आपको वहाँ पर भी बता दिया था, यहाँ पर भी बता दिया कि भाई वहाँ पर हिमालय की वर्णन किया जा रहा है, इससे पहले वाले पदों में हिमालय के वर्णन किया गया, और यहाँ पर किन्नर प्रदेश का वर्णन किया गया है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। दोस्तों याद रखिए कि अब आपको 2022 के बाद से हम देख रहे हैं, 2023 में देख रहे हैं और 2024 में भी शायद हम देखेंगे कि भाई अब जो है, अब हमें इस पेपर के अंदर क्या करता है कि एक आपको ऐसे करके एक पूरा का पूरा आपको स्टैंजा दे देगा और आपको इसी में से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपको इसका हिंदी का अर्थ जो है लिखने के लिए नहीं आ रहा है। ठीक, सिलेबस में बदलाव की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक, तो ये याद रखिए कि आपको कुल मिला के जो है खास करके विशेष कर ध्यान देना है कि वो 3 क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। अगर आप इस पर मतलब विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो देखिए हमारी, आपको समझ में ऐसे आएगा। और कहीं कहीं पे यदि आपको किन्नरियाँ क्या है, वो एक बिरादरी होती है, एक जातियाँ होती हैं, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि आपको इतना डिटेल में तो घुसना नहीं है। नॉर्मल तौर पे मैं कहूँ, नॉर्मल चीज़ें पढ़ लीजिए, और मैं गारंटी है भाई यूपी बोर्ड में उतना ज़्यादा डीप जो है क्वेश्चन नहीं पूछता है 10 में, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो भाई आसानी से आप पास कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
देखते रहिए हमारा CSBSE मैथ साइंस पॉइंट।